हेलो दोस्तों, डर की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए कुछ सच्ची और खौफनाक कहानियाँ लेकर आया हूँ। तो अपने हेडफोन्स लगाइए और खो जाइए इन कहानियों में। रिया अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ ज़िले में है। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने कि उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना भी कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता काफ़ी कच्चा और सुनसान था। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चली जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोल कर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई कमी नहीं थी। वह कार के अंदर वापस आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी कुछ सोच ही रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने में लगे हैं आप, चलिए चलिए ना यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई। देखिए क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर से आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी, अचानक से रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर वह औरत और आदमी हमारी कार के नीचे आते तो हमें भी पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा और कोई भी होगा। रिया की आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन औरत और आदमी को। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज़ कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और एक आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर दी, क्योंकि अभी तक तो वह रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी और औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाया जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था वो फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक सुमन का फ़ोन बजा। हेलो, कौन। दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसी हैं आप। सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत कुछ गड़बड़ है। और सुमन ने उन दोनों आदमी और औरत के बारे में भी अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट के बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था।
विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए। पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजाजी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चला दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजाजी, कार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं पार करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े और घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। ये देख सुमन और विनोद दंग रह गए कि ये क्या हुआ घर में, और हमें अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। सुमन की माँ ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुमन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी, यह देखने के लिए कि कहीं यह मेरा वहम तो नहीं। सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वह अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और वो मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वो कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज़्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। मुझे आज भी याद है, मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो रास्ता जाने लायक था ही नहीं। क्योंकि उस जगह पर मैं अनजान था, नया नया वहाँ पर गया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत कम ही गुजरते थे, लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा। मैं उस वक्त कार से अपने कमरे की तरफ आ रहा था, तभी अचानक ही मेरी कार रुक जाती है। यह बात मेरे समझ में नहीं आती कि आखिरकार कार रास्ते में रुक क्यों गई। कुछ बूंदें भी गिरने लगी थी। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, पर जब कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा, और कुछ देर बाद कार स्टार्ट भी हो जाती है। यह बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि अब घर समय से मैं पहुंच सकता था। कुछ दूरी तक चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था, मौसम भी ख़राब लग रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है, और मैंने कार को रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वो कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा है। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। कुछ समय बाद ही वह कार में बैठ चुका था, और उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, रास्ता भी सुनसान था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कार भी उस बारिश में बहुत धीरे धीरे और बहुत मुश्किल से चल रही थी। वह आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि बस कार यहीं रोक दो, मुझे यही जाना है। जब मैंने कार रोककर शीशा खोलकर देखा तो उस जगह पर कोई नहीं था। पूरा वीरान और सुनसान इलाका था। मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, मुझे बस यहीं जाना है। यह बात सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था कि ना यहाँ पर तो कोई जगह है और ना ही छत, और आखिरकार यह कहाँ जाएगा। बाहर बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी, मौसम वैसे भी बड़ा डरावना था। इसलिए मैंने उस आदमी से कहा कि कुछ देर रुके रहिए, थोड़ा मौसम शांत हो जाए तब चले जाइएगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोलकर पलट करके देखा तो वो आदमी मेरी गाड़ी में नहीं था, वो गायब हो चुका था। मैंने दाएं बाएं उतर कर भीगते हुए देखा, लेकिन आसपास मुझे वो कहीं नहीं नज़र आया। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। सच्चाई तो यह थी कि कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक आत्मा थी जो मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी। मैं वहाँ से बहुत बुरी तरीके से भागा और दोबारा उस रास्ते पर मैं कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर
वो आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और नेक दिल इंसान को छोड़ करके बुरे इंसानों का बुरा हाल करती है। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त करीब 14 वर्ष की थी। हमारा पूरा परिवार शहर से गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने पिताजी से पूछा कि हम अचानक गांव क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है, इसलिए हम सबका वहां जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कुछ और ना पूछते हुए चुपचाप बैठे रहना ही सही समझा। और तभी मेरी आंख लग गई, और जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और ताजगी से मानो मेरा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़े मज़े से गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बस लोगों के घरों के बाहर एक बत्ती जल रही थी और बाकी तरफ अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह आग जल रही है। मैं देखकर चौंक गया और मुझे लगा ऐसा तो पूरा जंगल जल जाएगा। मैं भागकर अंदर गया और मैंने ये बात सबको बताई, तो मानो ऐसा लगा किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे जंगल में आग लगना नॉर्मल बात हो। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा। तो दादी ने कहा कि हंसो मत, सो जाओ, बार बार उधर मत देखना वरना तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2 बच्चे और थे। हम आराम से बातें कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहाँ पर आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज़ आग कौन लगाता है, और उन दोनों ने वही दादी वाली बात बोली कि वहाँ भूत होते हैं। यहाँ सब कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। मैंने तभी अचानक से कहा कि आओ चलो देख कर आते हैं, घर पर भी कोई नहीं है, चलो चलते हैं। लेकिन वो दोनों ने मना कर दिया। तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर से जाने को कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम चले जाएंगे, पर हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले चलो तो सही। हम तीनों जंगल की ओर भागे जहाँ से वो आग जल रही थी। हम भागते भागते वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, और मेरे दोस्त वहीं रुके और कहने लगे कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ देखा पर आग कहीं नहीं थी, और जैसे ही मैं घर जाने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बहुत तेज़ी से भागे, और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो कुछ नहीं था कि तभी अचानक एक जोर से हवा का झोंका आया। मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे शरीर के आर पार हो गया हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर रहा था। मैं पूरी ताकत से वहाँ से भागा। भागते भागते मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं थक नहीं रहा था, और भागने की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी, और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुँच गया। और मैं जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया। मेरा सिर भी भारी हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दोनों दोस्त भी अंदर आकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आंखें लाल क्यों हैं, तू सो जा। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तेज़ी से चिल्लाकर दोनों को भगा दिया, और मेरे सिर में तेज़ दर्द होने लगा। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे में ही मेरे दादाजी वहाँ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि कहाँ गया था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, तो मेरे दोस्तों ने दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी ने मंदिर से कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़े, और मंत्र के खत्म होते ही वो ज़ोर से मेरी ओर चिल्लाए। मेरे शरीर पर एक झटका सा लगा, और दादाजी ने वो हाथ पर बची राख को फूंक मारकर बाहर फेंक दिया। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि ऐसे जंगलों में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ घर आ जाता है। और उन्होंने यह भी बताया कि अगर दादाजी सही समय पर नहीं आते तो हमारे घर पर भी जगह बना लेता, और फिर वो इतनी आसानी से नहीं जाता।